करते हैं और रुक करेंगे सीधा हमारे मैनेजमेंट की ओर, क्योंकि शो की प्रथा है, हम लगातार एक मैनेजमेंट को बिठाते हैं और आज अशोक लेलैंड की बात हो रही है। हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है ये, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बस निर्माता कंपनी भी है। और कंपनी के 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, दुनिया के 7 देशों में इसकी मौजूदगी है। कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजों का ऐलान हो चुका है। सालाना आधार पे अगर नंबर्स देखें तो आय में करीब 6% का इजाफा है, जबकि मुनाफा करीब 38% बढ़ा है। एबिटा और मार्जिन में भी यहाँ पर बेहतरी देखने को मिली है। नतीजों के साथ साथ जो ग्रोथ आउटलुक है उस पर बातचीत होगी। बढ़ते हुए इनपुट लागत से मार्जिन पर कितना दबाव पड़ सकता है, सीवी सेगमेंट का आखिर क्या आउटलुक है, कैश सरप्लस यहाँ पर कहाँ इस्तेमाल होगा। चर्चा के लिए हमारे साथ अशोक लेलैंड के एमडी सीईओ शानू अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में शानू जी। और एबिटा मार्जिन की जो गाइडेंस है वो Q4 में बिल्कुल पूरी हुई है, हासिल हुई है। जिस तरह से हम स्टील प्राइसेस की कीमतें बढ़ती हुई देख रहे हैं और अब जो मार्जिन्स को लेके प्रेशर बन सकता है, क्या जो आंकड़ा हमें अभी आता हुआ देखा है हमने मार्जिन्स के फ्रंट पे, ये सस्टेनेबल होगा इस नए वित्त वर्ष के लिहाज से, अगर मैं समझना चाहूँ? देखिए, हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी का जर्नी हमने 15 से 17% तो कभी कहा नहीं, हमने मिड टीन टारगेट किया है। लेकिन हमारे पूरे साल का प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी 12.7 पे है। तो मैं सोचता हूँ कि उसमें अभी एक हेडरूम है। हालांकि क्वार्टर 1 में हमें लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर आएगा हमको कमोडिटी का, स्पेशली स्टील साइड से। लेकिन हमें लगता है कि वो टेम्परेरी होगा। Q2 या अर्ली Q3 के टाइम तक वो लगभग न्यूट्रलाइज होना चाहिए। बाकी कुछ कमोडिटीज हैं स्टील के अलावा जो थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड पे हैं। तो ओवरऑल इफेक्ट हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा होगा। इन एनी केस हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना प्राइस रियलाइजेशन कैसे बढ़ाएं। तो मार्जिन का स्टोरी पॉजिटिव रहना चाहिए। पूरे साल में FY26 में हमारा प्रयास है कि हम FY25 से बेहतर मार्जिन परफॉर्मेंस दें। सर, थोड़ा सा आपकी डेट पोजीशन पर हम सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि डेट पोजीशन जो है अब आपने लगभग 4,200 करोड़ कैश सरप्लस में तब्दील कर दी है। इस बड़े जंप के पीछे आप क्या वजह बताएंगे, रणनीति क्या बताएंगे इनफैक्ट, और अब इसको डिप्लॉय कहाँ पर करेंगे, क्या आपकी प्लानिंग होगी? हाँ, ये सही कहा आपने कि एक काफी अच्छा टर्न अराउंड हमने किया है अपने कैश पोजीशन में। लास्ट ईयर हमारा एक नेट डेट था 89 करोड़ के आसपास, और अभी हमारा एक पॉजिटिव कैश सरप्लस हमने जनरेट किया है लगभग 4,200 करोड़ का। सो काफी अच्छा स्विंग है, और इसका कारण ये है कि प्रॉफिट तो अच्छा है ही, लेकिन साथ में काफी अच्छा एक मैनेजमेंट टीम का फोकस रहा है वर्किंग कैपिटल पर, अपने कैपेक्स को और अच्छा स्ट्रीमलाइन करने पर, इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रीमलाइन करने पर। तो आप देखोगे डिटेल्स में कि हमारा जो ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल है वो भी काफी अच्छे डायरेक्शन में चल रहा है। हमने लगभग 2,000 करोड़ का कैश वर्किंग कैपिटल से निकाला है, जो कि हमने कैपेक्स और इन्वेस्टमेंट्स में यूज किया है। तो आगे आने वाले समय में ये जर्नी हम जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि इससे हमें और स्ट्रेंथ मिलती है अपने फ्यूचर ग्रोथ को एड्रेस करने के लिए। फ्यूचर ग्रोथ में जहां तक सवाल है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए और अशोक लेलैंड के लिए। पहला ये कि हम अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर कैसे बनाएं और नई टेक्नोलॉजी को कैसे लेकर आए। जो हमारे कस्टमर्स के की बाइंग फैक्टर्स हैं उस पे हम और सुप्रियोरिटी कैसे लेके आए। तो आप देखोगे कि हमारा कैपेक्स बजट पहले से अच्छा होगा। उसके कारण ये है कि हम और अधिक प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। और दूसरा जो लीवर है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारी इंडस्ट्री के लिए, जो कि आफ्टर सेल सर्विस है। हमने एक नया प्रोजेक्ट अभी शुरू किया है, जिसका एम ये है कि हम अपने सर्विस ऑपरेशंस में ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर आ पाए। उसके अंदर हम लोग पूरा वर्कशॉप का जो हमारा ऑपरेशंस है उसको ऑटोमेट कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं। और हम अपने जो भी हमारे 1,000 के आसपास टच पॉइंट्स हैं, हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल एक वर्ल्ड क्लास
बेस्ट इन क्लास सर्विस एक्सपीरियंस कस्टमर को दे सकें। तो बेसिकली यही हमारा लक्ष्य था कैश जनरेट करने का, कि कंपनी को एक ग्रोथ पाथ की तरफ लेके जाएं। और अभी डिविडेंड्स देने के बाद, टैक्स देने के बाद, इन्वेस्टमेंट्स कैपेक्स के बाद ये जो कैश सरप्लस हमारे पास इकट्ठा हुआ है 4000 करोड़ से ज्यादा का, ये इसी डायरेक्शन में हम इसको लगाएंगे। थोड़ा सा सीवी सेगमेंट पर बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइकिल एक दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये बताइएगा कि जितने भी हमें ट्रिगर्स दिखाई दे रहे हैं डाउन साइकिल को लेकर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, क्या ये वैलिड होंगे FY26 में, या आपको लगता है कि डिमांड में पिकअप आएगा और जो इतना लंबा दौर हमने देखा है स्लो डाउन का वो ख़त्म होगा? कैसे देखते हैं आप ट्रेंड को? देखिए, हमने जैसे पहले भी आपको कहा था कि हम ऑप्टिमिस्टिक हैं सीवी साइकिल को लेकर। हमें नहीं लगता कि जो पुरानी हिस्ट्री में साइकिल्स आई हैं वो रिपीट होंगी। अगर कोई डाउनवर्ड ट्रेंड आया भी कभी, तो हमें नहीं लगता कि वो बहुत ड्रास्टिक होगा, क्योंकि इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इंडिया में फ्रेट की डिमांड आने वाले समय में बहुत बढ़ेगी। हमें मालूम है कि एजिंग ऑफ फ्लीट्स अपने ऑल टाइम हाई पर है। हमें मालूम है कि ज्यादातर मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स फेवरेबल हैं, इंटरेस्ट रेट्स भी लोअरिंग की तरफ जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये एक अच्छा समय है सीवी इंडस्ट्री के लिए। और कुछ लोगों को जो अंदेशा था कि शायद पिछले साल या आने वाले साल में एक डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा, अभी कोई भी फैक्टर्स उसकी तरफ इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। पिछले साल हालांकि Q1 Q2 में कुछ उतार चढ़ाव हुए थे। Q1 में एक हाई बेस लगभग एस्टैब्लिश हुआ था, लगभग 10% के आसपास ग्रोथ हुई थी। लेकिन Q2 में कुछ डी ग्रोथ भी हुई थी। उसके कुछ खास कारण थे। एक कारण था कि गवर्नमेंट के कैपेक्स में थोड़ा स्लो डाउन हुआ था, दूसरा मॉनसून थोड़े से इरेटिक थे। लेकिन मुझे लगता है FY26 में ये सब फैक्टर भी हमारे फेवर में जाएंगे, इंडस्ट्री के फेवर में। जैसे गवर्नमेंट कैपेक्स में हमने देखा है कि सेकेंड हाफ में, स्पेशली Q4 में काफी अच्छी तेजी हमको देखने को मिली है। Q1 में भी लग रहा है कि वो तेजी मेंटेन होगी। मॉनसून के प्रेडिक्शन भी बहुत अच्छे हैं। बाकी जैसे मैंने बताया, इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, रिप्लेसमेंट डिमांड अच्छी चल रही है, फ्रेट रेट्स भी थोड़ा इंप्रूव हुए हैं पहले से। तो हमें लगता है FY26 भी एक अच्छा साल साबित होगा। Q4 में ऑलरेडी हमने 4% की ग्रोथ देखी है इंडस्ट्री में, तो हमको लगता है वो उस तरह की ग्रोथ आगे कंटिन्यू रहनी चाहिए। हाँ, Q1 में हो सकता है थोड़ा चैलेंज रहे, क्योंकि लास्ट ईयर एक हाई बेस था। लेकिन Q2 ऑनवर्ड्स हमें काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में इंडस्ट्री जाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। सर, पिछली बार जब आपसे बातचीत हुई थी तो कहीं ना कहीं आपने इशारा दिया था कि हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस की जो लिस्टिंग है वो नई वित्त वर्ष की पहली तिमाही में हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से मार्केट कंडीशंस दिखाई दे रही हैं, इतना उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, क्या आप अपनी टाइमलाइन पर स्थिर हैं या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा रीवर्क और रीथिंक करने का समय है? देखिए, जब हमने आपको कहा था कि Q1 FY26 में आशा, हमें उम्मीद है कि हम लिस्टिंग की तरफ जाएंगे, तो हमने ये भी कहा था कि कुछ अप्रूवल्स अभी पेंडिंग है RBI से और बाकी कुछ गवर्नमेंट एजेंसी से, तो उनमें कुछ देरी जरूर आ रही है। राइट, सो अभी हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि वो अप्रूवल्स जल्दी से जल्दी आए। जैसे ही वो अप्रूवल्स आएंगे, आई थिंक हम आपको एक बहुत निश्चित टाइमलाइन बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल स्टेटस ये है कि अभी कुछ अप्रूवल्स पेंडिंग है, कुछ अप्रूवल्स आ गए हैं, कुछ अप्रूवल्स पेंडिंग है। तो हम जस्ट कोशिश कर रहे हैं कि वो अप्रूवल जल्दी आए, ताकि उसके इमीडिएटली 1 या 2 क्वार्टर के अंदर हम लिस्टिंग की तरफ जा पाए। थोड़ा सा यहाँ पर सीवी सेगमेंट में अगर हम फाइनेंसिंग को लेकर माहौल देखें, चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है सर। किस तरह से आपको लगता है कि फाइनेंस अवेलेबिलिटी को लेकर अब माहौल में सुधार हो सकता है, या जो चैलेंजेस फिलहाल फेस हो कर रहे हैं वो बहुत बड़े हैं और टाइम लगेगा सेटल डाउन करने के लिए? देखिए, हमने पिछले साल हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस में कुछ पैसा डाला था, लेकिन वो उनके लिए कैपिटल एडिक्वेसी का कुछ इशू था, तो इसलिए वो पैसा डाला था। वरना हमको नहीं लगता कि हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस में कुछ और पैसा डालने की जरूरत है इस वक्त। इन एनी केस लिस्टिंग का प्लान तो है ही,
तो हमें अभी ऐसा कुछ उम्मीद, अभी कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस नहीं है कि हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस में कोई पैसा डालने की जरूरत है। जहां तक सीवी फाइनेंसिंग का सवाल है, हमें लगता है कि कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस ऐसा नहीं है जिसकी वजह से कोई चिंता का विषय होना चाहिए। सीवी फाइनेंसिंग बहुत अच्छा स्तर पे चल रही है और हमें नहीं लगता कि जो एनपीएस वगैरह हैं सीवी इंडस्ट्री में वो ऐसे हैं कि उससे कुछ कंसर्न पैदा हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी हमारा डिपेंडेंस अभी हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस में, जहां तक अशोक लेलैंड की सीवी फाइनेंसिंग का सवाल है, हमारा डिपेंडेंस काफी कम हो गया है। अभी सिंगल डिजिट में ही जो हमारा ओवरऑल व्हीकल का रिटेल फाइनेंसिंग होता है, वो एचएलएफ उसका सिंगल डिजिट कंट्रीब्यूटर है। तो ऐसा नहीं कि हमारा डिपेंडेंस सिर्फ हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस पर है। हमने काफी अच्छा अपना जो पोर्टफोलियो है वो स्प्रेड आउट किया है बैंक्स और बाकी एनबीएफसीज के अंदर। शानू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने हमें समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुक करते हैं एक अहम खबर